नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हिंदी प्रैक्टिस सेट दूसरा होगा और ये प्रैक्टिस सेट हमारा जो होगा ये हिंदी का वर्णमाला से रिलेटेड जो पहला लेसन होता है उसी से रिलेटेड पार्ट 2B होगा। तो लगभग मैं 200 प्रश्न जो है आपको सिर्फ वर्णमाला से कराऊंगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। एक टॉपिक से 200 प्रश्न कितने अच्छे हैं जो कि आपको पता होगा कि KVS PRT में यहाँ से 30 नंबर के प्रश्न जो है KVS PRT में पूछे जाएंगे। तो अगर आप KVS PRT की भर्ती की तैयारी करते होंगे या किसी भी एग्जाम की, सबके लिए हिंदी एक ही होती है और वो हिंदी जो है ये आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो पिछले पार्ट में हमने 100 प्रश्न कर चुके थे। आज हम 101वां प्रश्न से और 200 प्रश्न तक करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं, 100 प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। प्रश्न 100 कह रहा है कि इनमें से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। कुछ नहीं, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप जानते हैं ना, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101, ये 101 कह रहा है कि व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाता है या किसके उच्चारण में ल का उच्चारण आप करते हैं, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 1 का किसके उच्चारण में ल आता है तो वो सीधे आता है दंत में आ जाता है। तो डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ऋतु लसाराम दंता, याद रखिएगा, ये होता है इसका सूत्र। प्रश्न नंबर 102, किस विकल्प में तालव्य वर्ण है। तालव्य वर्ण जो है इसमें से आपको बताना है कि किस विकल्प में है तालव्य वर्ण। प्रश्न नंबर 102 का तो अच्छी तालु, कंठ तालु, च से उच्चारण होने वाला वर्ण तालव्य वर्ण इसी में, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 की निम्नलिखित शब्दकोशों में से सर्वप्रथम लिखने योग्य शब्द है। सर्वप्रथम इसमें कौन सा शब्द आप लिखेंगे वो आपको 103 का बताना है। तो किसको आप लिखेंगे तो ज्ञान को लिखेंगे। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104, इनमें से शब्दकोशों में सबसे अंत में आएगा। सबसे अंत में कौन सा शब्दकोश आएगा और सबसे पहले शब्दकोश कौन सा आएगा, यही आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ये जो होता है ना कि पहले स्वर आते हैं फिर व्यंजन आते हैं, तो इसी आधार पर इनको भी हम लोग जो है विच्छेद कर कर ऐसे प्रश्नों को निकाला जाता है। तो प्रश्न नंबर 104 का हमारा सही हो जाएगा मृत्यु है, जब से मृत्यु सबसे लास्ट में आएगी, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं इसमें से आपको बताना है। तो स्वर क्या होते हैं, प्रश्न नंबर 105, तो स्वर जो है घोष के अंतर्गत आएंगे। महाप्राण के अंतर्गत स्वर नहीं आते हैं क्योंकि अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और अघोष में तो आएंगे ही नहीं। तो इस तरह से हमारा ए वाला विकल्प जो है घोष या संघोष कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 106, पानी में कुल अक्षर कितने हैं। अक्षर, एक एक वर्ण की बात होती है, तो पानी में कुल कितने अक्षर है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 106 का तो अक्षर की बात करें या वर्ण भी कह सकते हैं इसको, वो होता है 2। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित में से इकारांत शब्द कौन सा है, इसमें से आपको बताना है इकारांत। तो इकारांत शब्द कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 107 का, और ध्वनि में हमें इकारांत मिल गया। इकारांत बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है, निम्नलिखित में से किस वर्तनी सही नहीं है। किसकी वर्तनी जो है सही नहीं है वो आपको बताना है 108 का। तो देखिए तड़पना, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। तड़पना में तड़पना ऐसे होना चाहिए, ये डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। गलत वाला पूछ रहा था। अब हम आते हैं 108 हो गया, 109 यहाँ हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 109 है कि शब्दकोश की रचना एवं उपयोग पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है। जब आप शब्दकोश की रचना करते हैं उस समय और उसका उपयोग पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें से कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो सबसे जब भी आप शब्दकोश बनाएं तो किसी भी शब्दकोश में वर्णों का सबसे ज़्यादा क्रम महत्वपूर्ण होता है। डी वाला विकल्प जो है इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 का प्रश्न नंबर 110 है कि कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है। किन स्वरों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है वो आपको बताना है।
तो कौन से, तो वो 2 वर्ण आते हैं और वो अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत वाले वर्ण आते हैं। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यरलव को अर्धस्वर भी कहा जाता है, आपको पता ही होगा, पढ़े होंगे तो। प्रश्न नंबर 111 है कि किस क्रम में संघोष वर्ण व्यंजन है। संघोष या घोष एक ही चीज होता है, कौन से क्रम में इसमें है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 111 का, और य र ये वर्ण आ जाएंगे, क्योंकि ये पहला वर्ण है सब दोनों तीनों वर्ग का, तो वो हमें अघोष में आते हैं। प्रश्न नंबर 112, किस विकल्प में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो किस विकल्प में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 112 तक। तो किस ध्वनि में, पढ़ाई, ड, ढ और ढ, यही तो उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ना। प्रश्न नंबर 113, किस क्रम में मूल स्वर हैं। मूल स्वर में एक ही मात्रा होगी, समझिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 113 का उत्तर हमारा ऊ हो जाएगा, क्योंकि ये भी दीर्घ में आ जाएगा, ये भी दीर्घ में, तो हमारा ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 113 का। प्रश्न नंबर 114 है कि किस क्रम में अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन हमेशा पहला और दूसरा, ध्यान रखिएगा, हमेशा पहला और दूसरा। किस में इसमें पहला दूसरा मिल रहा है, देखिए अघोष व्यंजन में कौन सा पहला दूसरा मिल रहा है, तो कोई नहीं। अब वहाँ छोड़िए, जब वो नहीं तो हमें उसमें वर्ण वाला व्यंजन मिल जाएगा, डी वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग वर्ण के उच्चारण में जीवा तालु से स्पर्श नहीं करती है। जीभ जो है तालु ऊपर है ना, उससे स्पर्श नहीं करती है, 115 का बताना है। तो देखिए तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण च, इचु यशाणाम तालु, पता हो ना, इचु यशाणाम, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। डी वाला विकल्प जो है नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 116, न है, न क्या है वो आपको बताना है। तो न किसके वर्ण के लास्ट में, किस वर्ग में आएगा, इससे भी पकड़िएगा, तब आपका विकल्प सही होगा। तो न जो है एक वत्सर्य ध्वनि है और नासिक के अंतर्गत तो आएगा, क्योंकि पंचम वर्ण होता है। तो बी वाला विकल्प 116 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 है कि स के साथ री जुड़ने पर बनता है, क्या बनेगा अगर स के साथ री जोड़ेंगे, तो इसके साथ जोड़ेंगे, तो प्रश्न नंबर 117 तो श्री बनेगा, श्री, ए बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 है कि किस क्रमांक में संघोष, महाप्राण और काकल्य व्यंजन हैं। संघोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और काकल्य भी होना चाहिए। काकल्य का मतलब कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनि होनी चाहिए। इसका ट्रिक है, दो नहीं 3, 4, 5 लास्ट वाला वर्ड होता है। विकल्प पहले देखते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। चलिए यहाँ पर क है कंठ से उच्चारण, लेकिन ये तो पहला है वर्ण, और पूछ रहा है प्रश्न नंबर 118 का कि हमारा ह वाला वर्ण आ जाएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119, उच्चारण में कालमान को कहते हैं। उच्चारण में कालमान को क्या कहा जाता है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, तो इसको हम मात्रा कहते हैं। सी वाला विकल्प 119 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है कि वर्णों में उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम शब्द कहते हैं। जब उससे कोई एक सार्थक शब्द निकलता है तभी तो वर्णों के सार्थक प्रयोग, बी वाला विकल्प 120 का सही हो जाएगा। शब्द उसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को ही शब्द कहा जाता है। प्रश्न नंबर 121 है कि भाषा की लघुतम इकाई क्या होती है, तो वो वर्ण होती है। भाषा की सबसे लघुतम इकाई वर्ण होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, वर्ण के मिलने से शब्द, शब्द के मिलने से वाक्य, और वाक्य जो है एक पूर्ण सार्थक अर्थ प्रदान करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 122 है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाहक, अयोगवाहक तो कोई बता देगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है हिंदी भाषा में वर्ण अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको बताना है कि हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर जिसको कहते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 123 प्रश्न कह रहा है, तो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक हो जाएगा स्वर और एक हो जाएगा
व्यंजन। इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 124 ए ऐ वर्ण कहलाते हैं या किससे उच्चारित होने वाले ये स्वर हैं वो आपको बताना है। और ए और ऐ किससे, तो ये दो चीजों से उच्चारित होते हैं। कौन कौन से, तो कंठ और तालु। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन है, इसमें से आपको बताना है 125 का। तो स्पर्श संघर्षी च छ ज झ यही है। डी वाला विकल्प आपको मिल जाएगा। संघर्षी वर्ण बाड़ा सा मूर्धन्य सही ये सब आते हैं। स्पर्श संघर्षी की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 126 मूल स्वर किसे कहते हैं, जिसको ह्रस्व स्वर को, सीधी ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 और यह कह रहा है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ और व्यंजन ध्वनि है। इतने चीज़ याद रखना है, स्पर्श भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, महाप्राण ओष्ठ और व्यंजन होने चाहिए। तो व्यंजन तो सभी हैं। अब उसके बाद ओट्स, ओट्स से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है वो भी आपको पकड़ना है। तो हमारा विकल्प जो है मिल रहा है भ, और प में आ जाएगा। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 असंगत है, असंगत को छाटिए। कंठ तालु सही है, कंठ ओष्ठ सही है, मूर्धा री और कंठ डी। प्रश्न नंबर 128 का डी वाला विकल्प असंगत हो जाएगा। ये इचु यषणाम तालु से आता है, बाकी ये मूर्धा तो सही है। प्रश्न नंबर 129 हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान शकल सचल सक्षम शब्द का सही क्रम है। यूपी टेट का महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यूपी टेट का पूछा गया प्रश्न। संतान शकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम आपको बताना है। प्रश्न नंबर 129 तो सही क्रम विकल्प एक आपके सामने है और इधर एक विकल्प दिया गया है। इस तरह से इसमें हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा डी वाला, संतान पहले आएगा, सकल सक्षम और सचल आता है। प्रश्न नंबर 130 किस शब्द में री स्वर नहीं है, री स्वर किस शब्द में इसमें से नहीं है वो आपको बताना है। 130 का डी वाला विकल्प साफ ही दिख रहा है, सभी में री है लेकिन डी में नहीं है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंत्यस्थ नहीं है, अंत्यस्थ ध्वनि ब नहीं है, य र ल व होता है। प्रश्न नंबर 132 अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, इसमें से आपको बताना है अनुनासिक व्यंजन। और अनुनासिक व्यंजन हम वर्ग का पंचमा जो अक्षर होता है ना उसी को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 133 का। प्रश्न नंबर 134 प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, ल। तो ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत तो र आ जाएगा, तो इसके अंतर्गत जो है ल आएगा पार्श्विक के अंतर्गत। तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और उच्छिप्त आपको दो ही पता है कि ड और ढ होता है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 135 कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ वर्ण इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा वर्ण नहीं है, तो हमारा तो 135 का डी वाला विकल्प साफ साफ दिख रहा है। ठीक, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा से आता है, कंठ से उच्चारित होता है। प्रश्न नंबर 136 की ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं या किससे उच्चारण होते हैं, तो कंठ ओष्ठ से। तो सी वाला विकल्प 136 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ण शब्द का अर्थ इसमें से एक नहीं होता है, बाकी 3 इसके अर्थ होते हैं। तो वर्ण मतलब एक रंग भी होता है, एक जाति भी होता है और एक अक्षर। तो इस तरह से नहीं के अंतर्गत बी वाला विकल्प हमारा आकाश आ जाता है। प्रश्न नंबर 137 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है कि इनमें से अग्र स्वर कौन से है, अग्र स्वर कौन से हैं। स्वर के जीवा की स्थिति के अनुसार ये प्रकार है अग्र मध्य और पच्य स्वर। अग्र स्वर के अंतर्गत इसमें से कौन सा आता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 138 का, और वो हमारा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 अर्धविवृत स्वर कौन सा है,
ठीक। अर्ध विवृत की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 139। तो अर्ध विवृत की अगर हम बात करें तो वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा, अ वाला विकल्प जो है अर्ध विवृत के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 140, निम्नलिखित में से विवृत स्वर कौन सा है। अब विवृत स्वर 140 पूछ दिया है। ये सभी स्वरों के प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 140 का हमारा विकल्प ए वाला ही सही हो जाएगा। आज जो है विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। देखिए विवृत ये स्वर के प्रकार, एक संवृत होता है, एक अर्ध संवृत, एक विवृत और एक अर्ध विवृत होता है। तो ऐसे ही इसके प्रकार होते हैं, उसी में से विवृत स्वर आपको पूछ रहा है। अगर आप स्वर पढ़े होंगे या वर्णमाला टॉपिक तो उससे ये एकदम सटीक प्रश्न आप जवाब देंगे। चलिए, जो प्रश्न न आए फिर से आप वर्णमाला टॉपिक जाकर पढ़िएगा। पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। प्रश्न नंबर 141 है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन का मतलब कि दो वर्ण एक साथ रहेगा, ठीक। सी वाला विकल्प 141 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखिए जो दो बार आया है ना, तो उसी से आप पकड़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 142, संस्कृत शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद करना है, वर्णों को एक एक करके अलग करना है। प्रश्न नंबर 142 का तो कौन सा वर्ण विकल्प हमारा मिल रहा है 142 का। देखिए ए वाला विकल्प ही मिल जाएगा। स अंग मिल गया, स क और री त और एकदम साफ मिल रहा है। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 उसी तरह सांप्रदायिकता को वर्ण विच्छेद करना है। प्रश्न नंबर 143 का तो इसमें देखिए देखते हैं प्रश्न नंबर 143 का स आ सा म प, ये डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 अ त ई स अ य ओ क त ई का शुद्ध संयोज कौन सा होगा। तो ये देखिए अतिशयोक्ति है। अब अतिशयोक्ति इसमें से कौन सा विकल्प मिलेगा वो आपको बताना है। अतिशयोक्ति हमारा डी मिल गया, सिद्ध है। अतिशयोक्ति नहीं होता है, ये तो गलती है। ये छोटी का मंत्रा है तो ये हो ही नहीं सकता। ये छोटी का अतिशयो स यो, यहाँ भी छोटी का मंत्रा देना चाहिए था, बड़ी का दे दिया है। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द में र का प्रयोग हुआ है। र का इसमें से किस में प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। 145 तो किस में, ये ए और बी दोनों में ही प्रयोग इस र का हुआ। इस तरह आप सभी में कह सकते हैं, क्योंकि ड्रामा में भी ये र का ही प्रयोग हुआ है, तो ये सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144, इनमें से अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। किस ध्वनि का सूचक अनुस्वार नहीं है। प्रश्न नंबर 146 का उत्तर आपको बताना है। तो यह ध्वनि का अनुस्वार नहीं हो सकता, क्योंकि पंचमा अक्षर के अंतर्गत आते हैं ये सब, तो यह पंचमा अक्षर के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 147, और यह करा कि हिंदी वर्णमाला में घोष वर्णों की संख्या है। घोष वर्ण की बात कर रहा है भाई, ध्यान रखिएगा। घोष को हम संघोष भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 147, और वो हमारा घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरा, चौथा और पांचवा ये तीनों वर्ण जो हैं घोष में आएंगे। उसके बाद ऊष्म वर्ण जो होते हैं, ऊष्म वर्ण वो भी जो है घोष में ही आता है। तो इसी के आधार पर लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 148, निम्नलिखित में से विजाति स्वर हैं। विजाति स्वर 148 कौन सा विकल्प सही होगा। तो ए वाला जो है विजाति स्वर के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न नंबर 149, स्वास्थ्य में कुल कितने ध्वनियाँ हैं। ध्वनियाँ का मतलब वर्ण, और वर्ण कितने हैं वो आपको बताना है। तो कितने वर्ण हैं वो आप इसमें से 149 वाले का बताइए। 7 वर्ण इसमें आपको दिख रहे होंगे। देखिए 7 वर्ण है, और विकल्प हमारा बी वाला सही हो जाएगा 149 का। प्रश्न नंबर अब 150, लगभग आधे प्रश्न इस वीडियो का कर चुके हैं। रजनी में कुल कितनी मात्रा है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 150 का तो कितनी, 4 मात्राएं हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 151, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 152, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेशन स्वर में नहीं किया जाता। कौन सी मात्राएं हैं भैया, वो आपको 152 का उत्तर बताना है।
तो कौन सी मात्रा है, तो अंग और अह वाली मात्रा जो है उसका प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न नंबर 153 है कि जिन शास्त्रों में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं, जो शुद्ध रूप से प्रयोग या निरूपण किया जाता है। प्रश्न नंबर 153 का, तो उसको हम व्याकरण कहा जाता है। शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। पिछले सुपर टेट में पूछा भी गया था। प्रश्न नंबर 154, हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। सबसे पहले कौन सा शब्दकोश इसमें से आएगा। प्रश्न नंबर 154 है, तो वो हमारा ऋक्ष जो है सबसे पहले आ जाएगा। प्रश्न नंबर 155, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। अनुस्वार की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, अनुस्वार के संबंध में। तो चलिए विकल्प हम पढ़ते हैं 155 का। देखिए, इसका उच्चारण आने वाले व्यंजनों से प्रभावित होता है, ये थोड़ी नहीं होता है। अब पूछा क्या है कि उपयुक्त नहीं है, अनुस्वार से संबंध उपयुक्त नहीं है, ये तो होता है। ये अनुस्वार नासिक व्यंजन होता है, इसे डैश, ये प्रतीक चिन्ह है, इसका ध्यान रखिएगा। सी वाले विकल्प में ये प्रतीक चिन्ह है, इसे प्रदर्शित किया जाता है, इसे ये नहीं लिखा जाता भैया, ये वाला विकल्प हमारा गलत है। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये प्रतीक इसका चिन्ह नहीं होता, एक प्रतीक चिन्ह आगे वाले ऑप्शन में दिया ही है। प्रश्न नंबर 156 है कि शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। 156 प्रश्न कर रहा था कौन सा शब्द पहले आएगा, तो आंख वाला शब्द जो है, क्योंकि ये वाला मात्रा जो है पहले आएगी, क्योंकि ये स्वर के अंतर्गत आती है, स्वर में ये पहले गिना जाता है, उसके बाद अ आ का नंबर आता है। ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये इसके लिए कुछ एक और ही नियम लगता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 157 कि हिंदी शब्दकोश में शब्दों का सही क्रम क्या है, वो आपको बताना है 157 का। तो कम, कर्म, क्या, क्रम, ये आ जाएगा। सी वाला विकल्प 157 का सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 158, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। र व्यंजन इसमें से कौन से शब्द में नहीं है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 158 का। तो मातृभूमि भी जो है र नहीं है, बाकी इसमें भी र है, देखिए यहाँ भी र है, और मात्रा में तो र होता ही, मात्र में तो र होता ही है। प्रश्न नंबर 159, हिंदी शब्दकोश में किसके बाद क आता है। तो किसके बाद क आता है, प्रश्न नंबर 159 का, वो आपको बताना है। तो अ व्यंजन, अ स्वर के बाद जो है क आता है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 160, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का सही क्रम कौन सा है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 160 का। तो क्षारीय, क्षत्रिय और क्षय, छई जो है ये सही क्रम है। प्रश्न नंबर 168 है कि जिन व्यंजनों का निर्माण समान व्यंजनों के संयोग से होता है उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। निम्न में से कौन सा द्वित्व व्यंजन नहीं है, इसमें से वो आपको बताना है कि द्वित्व व्यंजन इसमें से कौन नहीं है। डी वाला विकल्प साफ तीनों विकल्प से अलग दिख रहा है, तो 161 का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 152, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की कौन सी इसमें से ध्वनि है 162 का, वो आपको बताना है। तो क्यों जो है संयुक्त व्यंजन की ध्वनि है, ये वाला विकल्प 162 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 163 है कि ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है। शुद्ध कथन इसमें से आपको 163 का बताना है। तो कौन सा है, तो ये जो है ना, ये मूर्धन्य उच्चिप्त ध्वनियाँ है। ये बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। मूर्धन्य से उच्चारण होता है उच्चित व्यंजनों का, तो बी वाला विकल्प हमारा साफ साफ सही हो जाएगा। 164 प्रश्न जो है, हिंदी में अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है। देखिए तीनों वर्ण होना चाहिए, अग्र वाला होना चाहिए, अवृत्ताकार होना चाहिए और संवृत होना चाहिए। अब देखिए एक वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार स्वर के प्रकार होते हैं भैया, ऐसे घबराइएगा मत। अवृत्ताकार एक अवृत्ताकार ये स्वर के टाइप्स हैं। जब आप व्यंजन वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। तो 164 का हमारा जो विकल्प सही होगा, देखिए अग्र भी होना चाहिए, अवृत्ताकार भी होना चाहिए और संवृत ध्वनि भी होने, तो संवृत ध्वनि वाली स्वर होनी चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो वो हमारा जो है ई वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। बी वाला विकल्प सभी विशेषताओं को पूर्ण कर रहा है। प्रश्न नंबर 165 है कि कामता प्रसाद गुरु ने वाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को कितने भेद में बांटा है। वाह्य प्रयत्न के
अनुसार कामता प्रसाद गुरु। प्रश्न नंबर 165 का रहा है। तो किसने बांटा है? तो 2 प्रकार का इन्होंने बांटा है। प्रश्न नंबर 166, सही कथन चुनिए इसमें से। सही कथन आपको चुनना है 166 का। तो पहले कथन हम पढ़ लेते हैं। य और व ध्वनि अर्ध स्वर कहलाती है। एकदम इसको तो कोई गलती नहीं कर सकता। अगर सही होगा तो यही विकल्प, सही कथन चुनना है तो ये वाला विकल्प सीधे मार दीजिए, कुछ मत पढ़िए। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकता। अवैध का विग्रह अवदेश, ये भी नहीं होगा। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8, अरे बाप रे बाप। ये वाला विकल्प जो है 166 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 167 है कि हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? सूचक नहीं है, बात ध्यान रखिएगा, अनुस्वार सूचक नहीं है। विकल्प दिखा रहा हूं आपको। 167 का विकल्प ये रहा। कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें से यह जो है सूचक नहीं है, बाकी सभी ये सूचक हैं। किस चीज का पूछा था? तो अनुस्वार का ना, हाँ अनुस्वार का। प्रश्न नंबर 168 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध कथन आपको इसमें से छांटना है। चलिए विकल्प हम पढ़ते हैं 168 का। तो विकल्प पहला है कि हिंदी में ज्ञ का उच्चारण सा परंपरा से भिन्न हो गया है। ये तो बात सही है भाई, परंपरा से भिन्न ही है उसका उच्चारण स्थान। प्रश्न नंबर विकल्प दूसरा है कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। अच्छा, महाप्राण व्यंजनों को, 2 व्यंजनों का एक साथ कैसे उच्चारण कर सकते हैं आप? तो असत्य कथन चुनना है, यही हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि महाप्राण में ज़्यादा शक्ति लगती है और जैसे ज़्यादा हवा निकलता है बाहर, तो ऐसे 1-2 व्यंजन एक साथ कैसे उच्चारण हो सकता है? प्रश्न नंबर 169 कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? इसमें से शुद्ध विकल्प आपको छांटना है और हमारा पहला ही विकल्प दंत वाला विकल्प मिल जाता है। सदंत से उच्चारण होता है। अब आगे चलते हैं और अगला हमारा 170 प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 170 और इसकी साफ साफ परिभाषा है कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। बड़ी इकाई तो कभी नहीं हो सकती। इसके खंड हो सकते, वर्ण का कभी खंड नहीं, इसमें से कोई नहीं। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 170 का। प्रश्न नंबर 171 है कि प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 171 का। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए 9 का 2 बार, तो इसीलिए युग्मक ध्वनि हम कह सकते हैं। ये 9 का 2 बार प्रयोग हुआ ना, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 172 है कि उच्चारण की दृष्टि से समलंब ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? समलंब ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है 172 का? तो वो हमारा विकल्प जो है संप्रीकृत ध्वनि, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 173 फ व्यंजन है। फ व्यंजन किसके अंतर्गत आता है वो आपको बताना है। प फ, अब प फ पहला और दूसरा वर्ण है और दूसरा होगा तो ये महाप्राण तो होएगा पक्का, तो ये भी हो सकता है प्रश्न नंबर 173 का। और उष्म वर्ण प फ नहीं हो सकता, उष्म वर्ण नहीं हो सकता। दंत ओष्ठ ये भी नहीं हो सकता। बी वाला विकल्प 173 का हमारा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 174 मूर्धन्य स वर्ण है। मूर्धन्य स वर्ण किसके अंतर्गत आएगा? प्रश्न नंबर विकल्प आपके सामने है। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो मूर्धन्य स को केवल संस्कृत शब्दों में होता है, यानी ये तत्सम में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। और जिस शब्द में ये शब्द मिल जाए ना तो समझिएगा वो तत्सम शब्द है। तो इस तरह से हमारा विकल्प के अकॉर्डिंग हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 175 है कि 9 वर्ण का उच्चारण स्थान है। 9 वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो 9 वर्ण का उच्चारण स्थान 175 का हमारा देखिए 75 का 9 क ख ग घ अंग क, तो दंत से त का 9 है ना, तन, ये दंत से भी उच्चारण होगा और नासिका से तो होगा, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 175 का। प्रश्न नंबर 176 इनमें से वृत्तमुखी स्वर नहीं है। वृत्तमुखी स्वर जो है इसमें से कौन नहीं है, कौन सी, वो आपको बताना है 176 का। और वो हमारा विकल्प है ए वाला। आ जो है वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, जैसे ऊ को तो वृत्तमुखी में आ जाएगा।
आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर अब हम 177 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 177, किस क्रमांक में घोष वर्ण नहीं है? किस क्रमांक में इसमें से घोष वर्ण नहीं है? प्रश्न नंबर 177 कह रहा है किस क्रमांक में नहीं है, तो वह ट क्रमांक में जो नहीं आते हैं। तो डी वाला विकल्प 177 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 178 है कि त्रिपाठी शब्दकोश में मिलेगा। त्रिपाठी शब्दकोश में क्या मिलेगा वो आपको बताइए। प्रश्न नंबर 178 का, तो त्रिपाठी में शब्दकोश में त के साथ मिलते हैं। तो ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 179 है कि शब्दकोश में सबसे पहले लिखा जाएगा। शब्दकोश में ये सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इसमें से कौन सा शब्द लिखा जाएगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 79 का, तो कमल जो है सबसे पहले लिखा जाएगा। इस विकल्प के अकॉर्डिंग बताना है भाई। देखिए ए वाला विकल्प हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 180, कक्षा से आरंभ होने वाले शब्द लिखा जाता है। तो हमने पढ़ी भी वैसा ही दिया, उसी तरीका से पढ़ भी दिया है, तो ये तो आपको सरल हो गया होगा। क के साथ कछा आता है ना, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 181 है कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा शुद्ध है? शुद्ध इसमें से कौन सा है? विकल्प भी कह सकते हैं या ध्वनि भी कह सकते हैं, कौन सा उच्चारण स्थान भी कह सकते हैं, वो सही है। प्रश्न नंबर 181 का, तो देखिए च तो तालु सही है, और महाप्राण की बात हो रही है तो कचटतुप महाप्राण में अगर हमको पता होगा कि दूसरा और चौथा जो है वर्ण आते हैं, तो 181 का हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा ये आपको पकड़ना है। त थ द ध न अल्प प्राण और दंत, ये वाला विकल्प हमारा सही हो। अशुद्ध पूछ रहा है वो यो मैं गलत ही, ये वाला विकल्प हमारा साफ गलत ही दिख रहा है। मैं ये खोज रहा था, शुद्ध खोज रहा था। ये वाला विकल्प जो है आपको सही हो जाएगा, क्योंकि महाप्राण नहीं हो सकता, तो इसी से ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 182 है कि पहचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? प्रश्न नंबर 182 में बताना है, तो ई ध्वनि के स्थान पर डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 183 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष को हम संघोष कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको संघोष कहते हैं। इसके लिए तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। अब इसमें से आप विकल्प बताइए जो तीसरा, चौथा, पांचवा को व्याख्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 183 का, तो द वाला वर्ण हमारा व्याख्या कर रहा है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 184, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग इसमें से कौन सा अक्षर नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 184 का, तो इकारांत ये सब स्त्री में प्रयोग किया जाता है, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 185 कि जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है वे होते हैं, वे क्या होते हैं सबसे कम समय? तो सबसे कम समय में हमें ह्रस्व स्वर ही आएगा ना, बी वाला विकल्प जो 185 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 186 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च एक हमने बताया था ना, अग्र मध्य पश्च होता है, तो पश्च स्वर इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 186 का, तो वो हमारा आज ध्वनि जो है पश्च में आ जाएगा। अब स्वर पूछ रहा है तो ये व्यंजन तो होगा नहीं, पहले कट जाएगा दोनों विकल्प, और यही दो में आपको छांटना था। प्रश्न नंबर 187 छाता छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, ये किसके वर्ग में आएगा? पहले ये पकड़िए, तो ये हमारे पहले वाले वर्ग में ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा 187 का ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। जैसे च छ ज, यही ना छ, तो ये वाला विकल्प तालु से उच्चारण होने वाला वर्ण है। निम्नलिखित में से बताइए कि किस ध्वनि में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन विकल्प दिखाते हैं आपको, द्वित्व व्यंजन पूछ रहा है, और देखिए द्वित्व व्यंजन यहाँ पर मिल गया क्योंकि ल का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो ये वाला विकल्प जो है 188 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में पूछ रहा है कुल स्वरों की संख्या, तो 11 मानना है। संस्कृत में पूछेगा 9, अच की संख्या पूछेगा
तो कितनी है, तो 9 मारिएगा। और हिंदी में पूछेगा तो 11, ऐसे पूछ देगा तो 13 पर जाइएगा। प्रश्न नंबर 190, निम्नलिखित में से स्पर्श वर्ण के अंतर्गत नहीं है। स्पर्श वर्ण के अंतर्गत नहीं है, कौन सा विकल्प इसमें से नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 190 का। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, स्पर्श वर्ण के अंतर्गत यह नहीं आता है। ये सभी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, पता है ना। प्रश्न नंबर 191, स्पर्श तथा ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 25 ये और 5 गो दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब 30 विकल्प में दिया है, नहीं दिया है। प्रश्न नंबर 191 का हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो 29 वाला विकल्प आसपास में है तो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 192, जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। जीवा के आधार पर, प्रश्न नंबर 192, तो जीवा के आधार पर अगर हम बात करें तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो अग्र होता है, मध्य होता है और एक पश्च होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 193, स्वर कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 193 का। तो जिन का उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बाध्य के होता हो, स्वतंत्र जिसका उच्चारण होता है, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 193 हो गया। अब यहाँ से 194 प्रश्न देखते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, जिनमें कंपन न हो, याद रखिएगा उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम सीधे से कहेंगे अघोष, और जिसमें कंपन होता है उसको घोष कहते हैं। तो इस तरह से हमारा विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 195 की असंगत है, इसमें से कौन सा असंगत है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 195 का। तो कौन सा असंगत है, देखिए र लुंठित सही है भाई, अड़ अनुनासिक सही है, कच्छ कंठ और मूर्धा सही है। असंगत आपको बताना है तो डी वाला विकल्प जो है 195 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 196 की अयोगवाह का प्रयोग हुआ है। अयोगवाह का इसमें किस में प्रयोग हुआ है, तो डी वाले में आपको दिख रहा है कि अयोगवाह यही वाला प्रतीक चिन्ह होता है। प्रश्न नंबर 197 है कि काकल्य वर्ण है। काकल्य वर्ण का मतलब जो हमें कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण हो 197 का। तो काकल्य वर्ण सब तो आप क पर जाएंगे, लेकिन नहीं भैया, सी ह वाला वर्ण जो है काकल्य वर्ण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 198, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, प्रश्न नंबर 198 का आपको उत्तर बताना है। कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर। प्रश्न नंबर 199 है कि च वर्ग के प्रथम 4 वर्णों को क्या कहते हैं। च वर्ग के प्रथम 4 वर्णों को चाकू च, छाता छ, जहाज ज और झरना झ, इसको आप क्या कहते हैं। विकल्प आपके सामने है, चलिए आप बताइएगा विकल्प। तो क्या कहते हैं प्रथम 4 वर्णों को, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, और उसको हम कहेंगे स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा विकल्प बी वाला विकल्प 199 का सही हो जाएगा। और इस वीडियो का और वर्णमाला का लास्ट प्रश्न, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक है। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 200, और वो है हमें ई का या पंचम अक्षर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो ये थे हमारा 200 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि एक टॉपिक से सिर्फ रिलेटेड थी, वो था वर्णमाला। अब अगला जो भी टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।